जो चीज हम करने वाले हैं दैट इज MC एंड AC। MC एंड AC का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऐसा भी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जहां मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्रॉस ओवर होता है, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग भी आती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी आती है, और उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी प्रॉपर पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग की और प्रॉपर पूरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आती है। ठीक है, सम बिजनेसेस यूज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सम बिजनेसेस यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दोनों कॉस्टिंग के मेथड्स हैं और दोनों से इनकम स्टेटमेंट निकलती है और दोनों से बजटेड प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, बिफोर आई एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने और आपने बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग किया था तो मैं और आप मार्जिनल कॉस्टिंग का जब प्रॉफिट निकालते थे तो हम क्या करते थे? मैं और आप सेल्स लिखते थे, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों वेरिएबल कॉस्ट है, और हम सेल्स में से ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे तो मेरे पास और आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता था। ऐसा ही था ना, कंट्रीब्यूशन। और फिर हम क्या करते थे? हम कंट्रीब्यूशन के बाद अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता था। ये एक बेसिक डिसीजन मेकिंग में फॉर्मेट हम यूज करते थे टू कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट, राइट? कि हमने अपनी सेल्स लिखी, सेल्स में से अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस की तो प्रॉफिट आ गया। ये चीज हम कर चुके हैं पहले, बट देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल व्हिच यू गाइज नीड टू फोकस ऑन, कि मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर फुल इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आती है, प्रॉपर पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगी, तो फॉर्मेट का बेसिक क्राइटेरिया यही होता है। फॉर्मेट का बेसिक क्राइटेरिया यही होता है, दैट इज सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, प्रॉफिट आएगा। ये एक जनरल मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है जो हम पहले फॉलो कर रहे थे। अगर मैं इस फॉर्मेट को इन डिटेल लेके जाऊं तो दिस इज व्हाट अ मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट लुक्स लाइक। इसमें कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें फोकस करना है। नंबर 1, सबसे पहले आती है सेल्स। और सेल्स में से ये देखो मैं अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं और ये देखो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं। फॉर्मेट यही वाला है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रही है और फिक्स कॉस्ट माइनस हो रही है। जनरल फॉर्मेट यही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। अब इसलिए कि आप गलती ना करो, सेल्स निकालने का तरीका होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सेल्स निकालते हो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। उसके बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट करते हो और सबसे पहले आप लेते हो ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसको मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री को खाली छोड़ दिया करें। थोड़ी देर के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री को खाली छोड़ दें, बिल्कुल खाली छोड़ दें, और फिर अपनी सारी वेरिएबल कॉस्ट लिखें। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं। सेल्स निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करते हैं, जितना माल मैंने बेचा है, लेकिन मटेरियल सिर्फ उस माल पे लगता है जो माल मैंने प्रोड्यूस किया है।
जो माल मैंने प्रोड्यूस किया है। तो डायरेक्ट मटेरियल इज मटेरियल पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सेम गोज फॉर लेबर। लेबर लगती है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्योंकि जितना गुड्स मैं प्रोड्यूस करूंगा उसी पे लेबर लगेगी ना। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जितना यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करूंगा उसी पे वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। फिर आता है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि मैंने कोई राइडर हायर कर लिया, उसको मैंने बोला कि हर यूनिट जितना आप बेचोगे ना उस पर मैं आपको कमीशन दूंगा। इसको कहते हैं वेरिएबल सेल ओवरहेड। जितना माल आप बेचोगे उतना आपको कमीशन दूंगा। इसका क्या फॉर्मूला होगा? वेरिएबल सेल ओवरहेड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जितने यूनिट्स आप बेचोगे मैं उस पर आपको कमीशन दूंगा। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सोल्ड से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद वेरिएबल एडमिन एक्सपेंसेस अगर कोई दिए हुए होंगे तो वो भी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही है ना बेटा, वो भी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। मसला ये है कि इस चीज में जहां बच्चे गलती करते हैं ना, जो चीज आपको मुझे 100% एम्फेसिस पे रखनी है, वो पता है क्या है? द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने और आपने जब मार्जिनल कॉस्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि मार्जिनल कॉस्टिंग फोकसेस ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर कोई बिजनेस इस्तेमाल करता है ना, तो वो जो इन्वेंट्री बची हुई होती है ना, जो माल बचा हुआ होता है, जो गुड्स बचे हुए होते हैं, जो इन्वेंट्री होती है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है ऑन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड। जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, इस पे इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर। जब मैं अपनी सारी वेरिएबल कॉस्ट लिख लूंगा ना, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सारे सब का टोटल इधर आता है। लेकिन अभी टोटल नहीं आ सकता ना, क्योंकि मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री तो निकाली नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने का तरीका है, ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको तो पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। और फिर आप ये टोटल निकाल लेते हो, और फिर नीचे से आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हो, जो गुड्स आपके बच गए, जो नहीं बिके। क्योंकि जितना माल आप बनाते हो जरूरी नहीं है वो बिक जाए, तो जो इन्वेंट्री बच जाती है आखिर में उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। और अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने कहा वो भी ग्रीन हाइलाइटर से, ये ब्लू हाइलाइटर से ही देख लो। ये लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड।
कि इन्वेंट्री की वैल्यू अगर निकालनी है मार्जिनल कॉस्टिंग में तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाना पड़ेगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कर दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। ये ओपनिंग इन्वेंट्री और सारी वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती है, इसमें से मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल। सेल से माइनस होगा, दिस इज ग्रॉस इनकम और कंट्रीब्यूशन। और आखिर में आप अपनी फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस करते हो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, या तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स या बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो दिए हुए ना पूरे के पूरे पीरियड के दिए हुए होते हैं, ये आप इधर माइनस कर देते हो। इधर आप लिखते हो फिर कोई और फिक्स कॉस्ट है आपकी, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स एडमिन एक्सपेंसेस, जो भी है सारे फिक्स कॉस्ट आपने लिखे और यहां कंट्रीब्यूशन से माइनस किए तो प्रॉफिट आया। इसको कहते हैं प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसको कहते हैं प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सेम फॉर्मेट है, ये छोटा वाला सेल्स लेस वेरिएबल लेस फिक्स। तो यहां भी तो यही क्या है, सेल्स लेस वेरिएबल लेस फिक्स। लेकिन एक मसला है, ये फुल डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। और खुदा के वास्ते मैं बार बार बोल रहा हूं, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना मटेरियल लगा, जितनी लेबर लगी, जितना वेरिएबल ओवरहेड लगा, ये तीनों चीजें इन्वेंट्री की वैल्यू में जाती हैं। इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं जाती। इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं जाती। अब क्वेश्चन, इसमें 4 बड़ी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, जरूरी सीख लो। एक, ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, मतलब साल के शुरू में जितने यूनिट्स मेरे पास पड़े थे। दूसरा, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, मतलब साल के आखिर में मेरे पास जितने यूनिट्स पड़े थे, बच गए थे जो नहीं बिके। तीसरी, सेल्स के यूनिट्स, जो यूनिट्स मैंने बेचे। और चौथा, प्रोडक्शन के यूनिट्स। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर या तो ओपनिंग इन्वेंट्री मिसिंग हो, या क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग हो, या सेल्स के यूनिट्स मिसिंग हो, या प्रोडक्शन के यूनिट्स मिसिंग हो। कोई भी यूनिट्स क्वेश्चन में मिसिंग हो सकते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। तो वो यूनिट्स कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है, एंड दैट तरीका इज वेरी सिंपल। सेल्स के यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन के यूनिट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। सेल्स के यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। All those people who had O-level accounts back then, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ये फॉर्मूला यूज करते थे, याद है? सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यूज होता है। सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर कोई भी चीज मिसिंग हो, इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। अगर ये तीनों दिया हुआ है और सेल्स के यूनिट्स नहीं दिए हुए तो तीनों यूज कर लो। कभी कभार ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और सेल ये भी दिया हुआ होता है, प्रोडक्शन नहीं दी हुई होती, यही फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है? बट द क्वेश्चन इज, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। बस जो लेस ऊपर वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है इधर, और इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है। बच्चे इन्वेंट्री की वैल्यू में गलती करते हैं। भाई ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग फोकसेस ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब तुम इन्वेंट्री की वैल्यू निकालोगे ना, तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज करना, डीएम, डीएल एंड वीओएच। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। प्रोडक्शन के वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर एक और वेरिएबल सेल ओवरहेड भी तो दिया हुआ है, वो यूज नहीं होगा इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में।
आपको ये बताना होता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है। तो इन्वेंट्री पे क्या खर्चा लगा है भाई, ये जो गुड्स पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री बच गई है, इस पे क्या खर्चा लगा है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये 3 खर्चे लगे हैं। दैट्स इट। मसला ये है कि बच्चों को ये बात समझानी है कि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डीएम डीएल वीओएच। बाकी फिक्स्ड ओवरहेड तो एक्चुअल या बजटेड दिया हुआ होगा वही आएगा। इट्स मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट्स फिक्स्ड ओवरहेड एज अ पीरियड कॉस्ट, वो पूरे पीरियड की कॉस्ट दे देता है। हमने पहले भी मार्जिनल कॉस्टिंग के सवाल किया ना, फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, पूरी दी हुई होती है, एज इट इज लगा देनी है बस। सिंपल बात कर रहा हूं, ऊपर वेरिएबल नीचे फिक्स्ड। मैं ना मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई गलती नहीं चाहता। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूं, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना, कुछ की पॉइंट्स याद रख लो बस। की पॉइंट नंबर 1, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ऊपर वेरिएबल नीचे फिक्स्ड। सिंपल, पहला की पॉइंट हो गया। दूसरा की पॉइंट, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डीएम डीएल एंड वीओएच। की पॉइंट नंबर 3, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड पूरे पीरियड का दिया हुआ होगा, बजटेड या एक्चुअल, एज इट इज ले लेना, एज इट इज। की पॉइंट नंबर 4, अगर इन्वेंट्री के यूनिट्स या प्रोडक्शन के यूनिट्स या सेल के यूनिट्स मिसिंग हो, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला, ये 4 की पॉइंट्स हैं। ऊपर वेरिएबल नीचे फिक्स्ड, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग पूरे पीरियड की फिक्स कॉस्ट दी हुई होगी, एज इट इज ले लेना, एज इट इज। नंबर 4, अगर कोई यूनिट्स मिसिंग हो, ओपनिंग इन्वेंट्री के या क्लोजिंग इन्वेंट्री के या प्रोडक्शन के या सेल्स के, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी मिसिंग है वो मिल जाएंगे। दैट्स इट। दैट्स इट। लेट्स से एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ठीक है। एक बिजनेस है आदम लिमिटेड, ठीक है, एक बिजनेस है आदम लिमिटेड। आदम लिमिटेड हैज एन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स। आदम लिमिटेड की इस महीने की प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स एंड आदम लिमिटेड की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, जो आखिर में गुड्स रह गए, वो 2000 यूनिट्स हैं, ठीक है। कॉस्ट, सबसे पहली चीज दी हुई है सेलिंग प्राइस, कि प्रोडक्ट है ना $80 पर यूनिट का बिकता है। प्रोडक्ट की ऊपर लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल इज $10 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर इज $14 पर यूनिट, and let's say variable overhead is $6 per unit. सही है। फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स दिए हुए $12,000, फिक्स्ड सेल ओवरहेड्स दिए हुए $18,000। कहता है कैन यू मेक एन इनकम स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या तुम मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हुए एक इनकम स्टेटमेंट बना के दे सकते हो। प्रॉफिट्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स दिए हुए, प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हुए, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, यानी मेरे पास सेल के यूनिट्स नहीं दिए हुए, तो मैं निकाल लेता हूं सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेल्स के यूनिट्स मुझे नहीं पता,
ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने दिए हुए हैं? 1000। प्रोडक्शन इस महीने इस साल कितनी हुई है? 10,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 2000। इसका मतलब मेरे सेल्स के यूनिट्स कितने आ गए बेटा? मैंने 9000 यूनिट्स बना के बेचे हैं, सेल किए हैं। ठीक हो गया? ओके। कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने कहा जो बच्चा मेरे 4 की पॉइंट याद रखता है ना, गलती करता ही नहीं है। की पॉइंट नंबर 1, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सेल्स के बाद पहले वेरिएबल कॉस्ट आएगा और फिर नीचे क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट। की पॉइंट नंबर 1। की पॉइंट नंबर 2, जो आप ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री लोगे ना, वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब डीएम प्लस डीएल प्लस वीओएच, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये होगी। की पॉइंट नंबर 3, अगर कोई फिक्स कॉस्ट दी हुई हो, फिक्स एडमिन, फिक्स सेलिंग, फिक्स प्रोडक्शन, जो भी दी हुई हो, पूरे की पूरी एज इट इज आ जाएगी, जो बजटेड या एक्चुअल दी हुई होगी। की पॉइंट नंबर 4, अगर सवाल में कोई इन्वेंट्री, कोई प्रोडक्शन, कोई सेल के यूनिट्स मिसिंग हो, तो फॉर्मूला यूज करना सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मेरे पास सेल्स के यूनिट्स मिसिंग थे, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, मैंने सेल के यूनिट्स निकाल लिए फॉर्मूला लगा के। अब सबसे पहले सेल्स, सेलिंग प्राइस इज $80 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। मैंने कितने यूनिट्स बेचे हैं बेटा? 9000 यूनिट्स। 720,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट करने के लिए सबसे पहले लिखूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री। और मैंने आपसे क्या बोला था? ओपनिंग इन्वेंट्री को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। पहले लगाओ डायरेक्ट मटेरियल। कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है? $10 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है बेटा? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दैट इज $100,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, कितनी डायरेक्ट लेबर लग रही है बेटा? 14 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना आ गया? 140,000। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, कितना दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड? $6 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000, 60,000। सही है? अब मैंने क्यों बोला ओपनिंग इन्वेंट्री छोड़ दें, अब आपको समझ आएगा। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे बहस नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है डीएम प्लस डीएल प्लस वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए, डायरेक्ट लेबर 14 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 6 रुपए। 10 प्लस 14 प्लस 6, दैट इज $30। अब निकाल लो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, ये लो $30 डीएम डीएल वीओएच मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने थे बेटा? 1000, दैट इज 30,000। अब मैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑल वेरिएबल कॉस्ट कर लूंगा, $330,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बार बार बोल रहा हूं, वापस बोलूंगा। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, दैट इज डीएम डीएल एंड वीओएच। ये रहा डीएम डीएल वीओएच। 10, 14 एंड 6 कितना हो गया? $, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने दिए हुए हैं? 2000 यूनिट्स, $60,000। 330 माइनस 60 इज 270। अब 720 में से 270 माइनस कर लो, दैट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, $450,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा मेरी फिक्स कॉस्ट। कितनी फिक्स कॉस्ट दी हुई है? 2। एक फिक्स एडमिन ओवरहेड है और एक फिक्स सेल ओवरहेड है। 12 and 18 फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड 12 and fixed
सेल ओवरहेड 18,000, $420,000. इसको कहते हैं प्रॉफिट्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. की पॉइंट नंबर 1, ऊपर मार्जिनल, ऊपर वेरिएबल, नीचे फिक्स्ड. की पॉइंट नंबर 2, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज DM प्लस DL प्लस VOH. फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में जैसे DVO ले लेना, बजटेड DVO की ले लेना, पूरे पीरियड की फिक्स कॉस्ट दी हुई होती है. मार्जिनल में पूरे पीरियड की फिक्स कॉस्ट जाती है एज इट इज. और अगर कोई यूनिट्स मिसिंग हो तो फॉर्मूला यूज करना, सेल्स इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. इस सवाल के अंदर सेल्स के यूनिट्स मिसिंग थे, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स दिए हुए थे. हो सकता है कभी क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग हो सकता है कभी प्रोडक्शन मिसिंग हो. यही फॉर्मूला यूज होगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कर ही दी ना, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड. और अब आपको पता चला मैंने क्यों आपको बोला था ओपनिंग इन्वेंट्री को छोड़ दो थोड़ी देर. क्योंकि आप जब ओपनिंग इन्वेंट्री को थोड़ी देर छोड़ दोगे ना, तो आप नीचे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड लिखोगे ना, तो उसी से कैलकुलेट कर लेना. DM DL VOH 10 14 एंड 6, ये आ गया 30. इतना आसान है. इसका मतलब इन्वेंट्री जो बनी है वो $30 की बनी है ना, तो इन्वेंट्री के यूनिट्स को मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करूंगा. प्लीज अगर वेरिएबल सेल ओवरहेड दिया हुआ हो ना तो यहां लिखूंगा तो सही, लेकिन इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में उसको नहीं लूंगा. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड.